स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोन फ्रैक्चर। हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर कहा जाता है। ये खास टर्म मुकर्रर है इसके लिए। हड्डी किसी वजह से भी टूट जाए तो उसको बोन फ्रैक्चर कहेंगे। हड्डी इतनी आसानी से टूटने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है कि ना टूटे। मसलन चोट लगी, पत्थर लगा, गिर गए, कुछ भी हो टूट जाए। लेकिन ये फ्रैक्चर तीन तरह के हैं। एक है क्लोज्ड फ्रैक्चर, दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर, तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो ये जो क्लोज्ड वाला है इसको सिंपल फ्रैक्चर भी कहा जा सकता है। बस आप यूं समझते हैं, खुदा न खास्ता फर्ज करें ये हाथ है किसी का और इसके अंदर हड्डी है, इधर ऐसे हड्डी तो टूट गई है लेकिन बाहर स्किन इंटेक्ट है, गोश्त भी हो सकता है अंदर थोड़ा कट गया हो, खून बाहर न निकले, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड और सिंपल फ्रैक्चर। इसका इलाज ये किया जाएगा कि जो माहिरीन होंगे वो अगर ये डिसलोकेट हुआ है तो खींच तान के इसको रिलोकेट करके फिर ट्रैक्शन करेंगे, जो सख्त वाला प्लास्टर होता है वो लगा के रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरा है कंपाउंड। इन दोनों को ओपन फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर वो है जिसमें अंदर हड्डी भी टूटी है और बाहर जिल्द भी फट गई है और मसल्स भी टॉर्न ऑफ हुए, जिसकी वजह से खून बाहर तक आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। अब ओपन फ्रैक्चर फिर दो तरह का हुआ, एक कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है। कंपाउंड फ्रैक्चर ये हो सकता है कि एक या दो जगहों से ये टूट गया है, लेकिन इसको रिलोकेट या रीअलाइन किया जा सकता है, फिर इसमें स्टिचिंग करके बाद में प्लास्टर लगाया जाए। जबकि कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है कि हड्डी बहुत ज़्यादा टूट गई है, कई पीसेस हो गए हैं और उन सब को रीअलाइन करना तकरीबन नामुमकिन हुआ हो, तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर कोई प्लेट लगा दी जाती है मेटल की और उसको स्क्रू के ज़रिए बांध दिया जाता है। यानी उसको स्क्रू के ज़रिए उन टूटे हुए हिस्सों को यकजा करके मुस्तकिल तौर पर बांध दिया जाता है, फिर इसकी स्टिचिंग करके फिर प्लास्टर लगाते हैं। जब ये हड्डी जुड़ जाएगी उसके बाद फिर इस जो प्लेट या रॉड है उसको फिर बाहर निकाला जाएगा दोबारा काट कर। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। तो इसलिए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, फ्रैक्चर से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त इंसान की उससे बाहर होता है ये, तो तब फ्रैक्चर होते हैं। अब हम आते हैं, अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसकी मरम्मत कैसे होगी, ठीक कैसे होगा। पहला नुक्ता तो ये याद रखें, टूटी हुई बोन चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसको ठीक होने में 3 महीने लगते हैं और 3 महीनों में 4 मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला हीमाटोमा फॉर्मेशन है। हीमाटोमा फॉर्मेशन है। इस हीमाटोमा में क्या होता है, फर्ज करें ये हड्डी थी, टूट गई है। हड्डी के अंदर आपको बताया था कि खून की नालियां हैं, तो हड्डी टूटने से क्या हुआ, वो खून की नालियां भी कट गई। खून की नालियों के कटने से ब्लीडिंग हो जाएगी, खून बाहर आके जमा हो जाएगा। इसी तरह खुद हड्डी के भी छोटे छोटे पीसेस होंगे, ये सारे जमा होंगे तो यहाँ पर सूजन हो जाएगी। सूजन होने की वजह से ये पहले तो सुर्ख होगी, फिर सूजन होगी, फिर पेनफुल हो जाएगी। ये मसला कहलाता है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमा खून से निकला है, तो इसमें खून की नालियों से बाहर आकर जमने वाला खून भी शामिल है, सराउंडिंग डेड टिश्यूज भी इसमें शामिल हैं और एक तरह का ये सारा अब जिस्म के लिए कचरे का किरदार अदा कर रहा है। ये जमा होगा, ये
कितने दिन तक रहेगा? मैक्सिमम हफ्ते तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा? अगला मरहला शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं सॉफ्ट और कार्टिलेजिनस केलस फॉर्मेशन। केलस एमॉर्फस आउटग्रोथ को कहा जाता है, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी शक्ल फिक्स ना हो। यहां क्या हो रहा है? जो ही हीमाटोमा फॉर्मेशन होगी उसी वक्त से ही खून के कुछ खास टाइप के सेल्स मैक्रोफेजेस बाहर आएंगे। बाहर आकर इस कचरे को साफ करना शुरू करेंगे, यानी वो डाइजेस्ट करते हैं इसको। इस तरह इसकी सफाई होती रहेगी। सफाई के साथ साथ यहां पर क्या होगा, आपको याद हो तो बोन के सेल्स जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते थे, वो इधर आ जाएंगे माइग्रेट करके। वो जगह जगह है, वहां से आके ये माइग्रेट होने शुरू हो जाएंगे। कार्टिलेज के सेल्स इधर आएंगे और कार्टिलेज ग्रो करना शुरू करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट्स भी आएंगे पहले। ऑस्टियोक्लास्ट जो बचा खुचा कचरा है उसको डिसॉल्व करेंगे, और जो बोन के टूटे हुए हिस्सों के डेड सेल्स थे उसको भी वो डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ आस्ता आस्ता क्या होगा, कार्टिलेज ग्रो करना शुरू करेगा और जो गेप्स वगैरह हैं उनको कार्टिलेज फिल करना शुरू करेगा। ये कार्टिलेज है तो इसलिए ये नरम है, इसलिए इसको सॉफ्ट केलस कहते हैं या कार्टिलेजिनस केलस कहते हैं। इसकी शक्ल मुकर्रर नहीं है, ये डिपेंड करता है कैसा फ्रैक्चर था उस हिसाब से। तो जैसे मैं आपको यूं कह सकता हूँ, वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड की हुई जगह पे उभरे हुए होते हैं ना इरेगुलर शेप की, इस तरह के आउटग्रोथ्स हैं। इस दौरान ये सारी जो पहले सूजन हुई थी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हड्डी के ऊपर कार्टिलेज का ये इजाफी कवर चढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हार्ड केलस या बोनी केलस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बोनी केलस में क्या होगा, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट्स आकर इस कार्टिलेज के सेल्स को एक एक करके डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और उसकी जगह जो ऑस्टियोब्लास्ट्स आए थे वो अपना मैट्रिक्स सिक्रीट करके ऑस्टियोसाइट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और जो जो ऑस्टियोसाइट्स की तादाद बढ़ेगी, ये जो केलस बना था वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होकर पूरा कार्टिलेज रिप्लेस हो गया और पूरी ये बोन बन गई। ऐसा होने में तकरीबन समझो कि 2-2.5 महीने हो गए। इसके बाद आखिरी चौथा मरहला आएगा। चौथा मरहला है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग होगी, और इसमें क्या होगा, ये जो हार्ड केलस इजाफी भी बना था ना, अंधाधुंध ग्रोथ हुई थी, इसको ऑस्टियोक्लास्ट ऊपर से आस्ता आस्ता इसको डिसॉल्व करके बोन की जो ओरिजिनल शेप थी उसमें बहाल करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी लोहे की चीज के कटने के बाद हम वेल्ड करते हैं तो इजाफी चीज उस पर आ जाती है, बाद में उसको रगड़ के रिमूव किया जाता है। ये रिमॉडलिंग में इस इजाफी हड्डी को डिसॉल्व करके पहले वाली शेप में बहाल कर दिया जाएगा, और 3 महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पर जैसे पहली हड्डी थी वैसी अब ये बन जाएगी। तो ये था जी बोन फ्रैक्चर का इलाज। अच्छा, बोन फ्रैक्चर के इलाज को रिडक्शन कहते हैं, ये भी समझ। रिडक्शन मीन्स रिपेयर ऑफ broken bone. Broken bone is called fracture and its repair is called reduction. और रिडक्शन के 4 मरहले, पहला हीमाटोमा फॉर्मेशन, फिर सॉफ्ट केलस फॉर्मेशन, फिर हार्ड या बोनी केलस फॉर्मेशन, और आखिर में रिमॉडलिंग। ठीक हो गया बेटा जी। अब हम आते हैं इंजरीज टू जॉइंट्स, जोड़ों के मसाइल। ये परमानेंट नहीं है, आमतौर पर ये हादसाती है। पहले एक चीज देखें, फर्ज करें ये एक जोड़ है, सबसे ज्यादा हरकत की गुंजाइश किस जोड़ में थी? बॉल एंड सॉकेट। इन्हीं के डिसलोकेट होने का खतरा है। एक तो इनमें हरकत की गुंजाइश ज्यादा है,
इसलिए इनको इन प्लेस रखने के लिए ये लिगामेंट्स का कवर होता है। लिगामेंट का एक सिरा उस हड्डी के साथ, दूसरा सिरा इस हड्डी के साथ होता है और ये चारों तरफ से इसको कवर करके अपनी पोजीशन में रखते हैं। लेकिन अगर हम गलत एंगल से कोई हरकत करते हैं या वजन उठाते हैं या झटका लगता है, लड़खड़ा के हम गिर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये जॉइंट अपनी पोजीशन से आउट हो जाता है। आउट होने का ये अमल बहुत एक्सट्रीम हद तक भी हो सकता है, मामूली हद तक भी हो सकता है। एक्सट्रीम हद में तो ये हुआ है कि ये हड्डी बिल्कुल बाहर निकल गई है, इसकी जगह असल में ये थी, अब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सी बात है कि इस तरफ वाला जो लिगामेंट था वो अंदर दब जाएगा, उस तरफ वाला बाहर आएगा, तो इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा इन दोनों पे और ये इंतहाई पेनफुल होगा। इस पेनफुल कंडीशन को ठीक करने के लिए फिर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं वो इसको खींच के इसको रीअलाइन करके कर देंगे। इसके बाद ट्रैक्शन की जाएगी। ट्रैक्शन जो हार्ड प्लास्टर है उसको पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद वो गीला करके जब उसके ऊपर लगाते हैं सीमेंट की तरह हो जाता है सख्त, तो वो इसको हिलने नहीं देगा या इस पर वजन नहीं पड़ता। लेकिन एक और तरीका भी है, शुरू में जब ये डिसलोकेट हुआ है तो उस वक्त आइसिंग की जाएगी। बर्फ किसी कपड़े में लपेट के इधर बर्फ का टकोर किया जाएगा। आइसिंग इसलिए जरूरी है, शुरू में जब ये डिसलोकेट होता है तो उस वक्त इसके इन्फ्लेम या सूजने का खतरा हो जाता है, तो वो जो बर्फ या ठंडे टकोर हैं वो इसमें सूजन पैदा करने नहीं देंगे। फिर जब ये रीअलाइन होगा, अब इसको गर्म टकोर किए जाएंगे। गर्म टकोर करेंगे तो क्या होगा, खून की रवानी बढ़ जाएगी, वेसोडाइलेशन हो जाएगी, तो खून आराम से हर जगह तक पहुंच जाएगा, फिर ये ठीक हो सकता है। अमूमन जो जॉइंट डिसलोकेट होते हैं, पैर के जॉइंट्स हैं, घुटने के हैं, बाज एक्सट्रीम केस में कोई हादसा वगैरह हो जाए तो ये हिप के जॉइंट्स हो सकते हैं, बाजू के तो अक्सर ही होते हैं, तो कोई भी जॉइंट ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांस कौन से जॉइंट्स में है, साइनोवियल जॉइंट्स में, जो हिंज विद है, बॉल एंड सॉकेट विद है, इनके डिसलोकेट होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरी चीज है स्प्रेन। स्प्रेन को उर्दू में कहा जाता है मोच। ये सबसे ज्यादा एंकल में पड़ती है। एंकल में भी मर्द औरतें दोनों में हो सकती है, लेकिन जो हाई हील वाले जूते लोग पहनते हैं, ये खवातीन ज्यादा पहनती है, उनमें बड़ा खतरा है। ट्विस्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, मसलन अगेन ये एक हड्डी है और ये दूसरा पार्ट है इसका, इन दोनों को मैंने अभी आपसे कहा था लिगामेंट्स जोड़कर रखते हैं। जोर से एक ट्विस्ट हुआ जिसकी वजह से जॉइंट तो अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन जोर किस पर पड़ा, ये जो लिगामेंट्स थे इन पर पड़ा और ये खींच के बाहर की तरफ निकलेंगे तो हो सकता है एक या कई फाइबर्स इसके टूट भी जाएं। इसी कंडीशन को कहा जाता है स्प्रेन। मोच आए तब भी क्या किया जाता है, इसमें मसल जॉइंट तो अपनी जगह पे है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज इसकी है रेस्ट। अब इस जोड़ को दोबारा इस्तेमाल न किया जाए लंबे अरसे तक। दूसरा, पहले आइसिंग करके इसको सूजन होने से रोकें और 1-2 दिन के बाद फिर गर्म टकोर करके इसको बांध के रखें तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको बिल्कुल ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जिस जगह मोच आई है उसको रेस्ट देना सबसे जरूरी चीज है, उसके बाद ये ठीक होता है। इसके बाद है फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है कि अगर कोई मेडिकल इशू हो जाता है, एक बंदा गिर जाता है खेल कूद के दौरान, सफ़र के दौरान, या कोई और ऐसी हंगामी सिचुएशन होती है जहां जोड़ों, हड्डियों और मसल का कोई इशू है, तो उनको फर्स्ट एड क्या दिया जाए। सबसे पहली फर्स्ट एड ये है कि आप मरीज से पूछ लें कहाँ दर्द हो, खुद जाके हमला ना करें। पूछना चाहिए कि दर्द कहाँ है, उस जगह को अगर टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं दबा हुआ तो उसको सीधा करें। दूसरा, एम्बुलेंस को कॉल करें। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, रेस्क्यू 1122 ये नंबर मिलाया अगर फ़ोन है आपके पास,
फ़ोन भी अमूमन साथ होता है, तो ये भी बड़ा आसान होता है। एम्बुलेंस को बुलाएं, पुलिस को 15 पर वो इतला दे, ये बहुत ज़रूरी लवाजमत है। उसके बाद मरीज़ को सीधा लिटाएं। अगर आपके पास स्ट्रेचर वगैरह है या कोई तख्ता वगैरह है तो आराम से, ख़ास तौर पर कमर की हड्डियों का बहुत एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि मिस हैंडलिंग से वो उम्र भर के लिए अपाहज हो सकता है। तो 2 अफराद हों तो दोनों तरफ से कमर के नीचे हाथ रखकर उसको आराम से उठाकर किसी तख्ते पर या स्ट्रेचर पर या किसी गाड़ी में सवार करके अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें, खुद इलाज करने की कोशिश करें। बस बाकी अब क्या बोलें हम, पाकिस्तान में पहले एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम था। स्कूल कॉलेज के बच्चों को फ़र्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा जाता था बाकायदा। फिर एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों के। 3 महीने फौजी वर्दी पहना के फौजी ट्रेनिंग और फायरिंग तक करवाते थे। ये इसका फ़ायदा ये होता था कि 20 नंबर मिलते थे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, तो बच्चे शौक से भी करते थे। एक हुनर सीखा, हालत जंग हो या इमरजेंसी हो तो इनको रजाकार के तौर पर लाते थे। तो मुल्क का निज़ाम चल रहा था, अच्छा चल रहा था। अभी पता नहीं क्यों ख़त्म किया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मसल्स। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये अलग टिश्यू है which can contract and relax। मसल टिश्यू की खास बात यह है कि ये फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। इसकी वजह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, लोकोमोशन हो, मूवमेंट हो, वो सब इनकी वजह से। तो मसल्स आर कंट्रैक्टाइल टिश्यूज which help in movement and locomotion। अच्छा, मसल्स की 3 अक़साम हैं। पहले टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इनमें से एक की डिटेल पढ़ेंगे। 3 टाइप्स। सबसे पहली टाइप को स्मूथ मसल कहा है, दूसरी टाइप है कार्डियक मसल्स, और तीसरी टाइप है स्केलेटल मसल्स। इनकी लोकेशन बता। कार्डियक सबसे आसान है, सिर्फ दिल में पाया जाता है। दिल के मसल्स को कार्डियक कहा है, हार्ट। दूसरा एड्रेस आसानी किसका है? स्केलेटल का। दीज आर अटैच्ड विद स्केलेटल मसल, जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है वो। और स्मूथ जो न दिल में हो न स्केलेटन से अटैच हो, तो ऐसे मसल्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, खून की नालियों के मसल्स, और दीगर जो डक्ट्स या नालियों का निज़ाम है उसके मसल्स को स्मूथ मसल्स कहा।